नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो कि एस पांडे की जो बुक है उसको जो कि कवर कर रहे थे पेपर 2 के लिए। तो अभी तक हमने जो कि देखो 11 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। धीरे धीरे आप कह सकते हो कि आपका जो पेपर 2 का लगभग 70 या 75% जो कि हमने पोर्शन कवर कर लिया है, राइट। तो अब देखो आज का जो हमारा अगला चैप्टर होगा वो कौन सा चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 12, जो क्या कहता है भारत में ग्रामीण एवं कृषि रूपांतरण। मतलब भारतीय समाज में किस तरह से गाँवों में और कृषियों में जो कि रूपांतरण हुआ है आधुनिकीकरण के कारण या फिर और जो भी चीज़ें रही होंगी उनके कारण, वो चीज़ हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसको हम देखेंगे आज़ादी के बाद से, मतलब स्वतंत्रता के बाद से किस तरह से भारतीय ग्रामीण समाज में जो कि आपको परिवर्तन देखने को मिला है, कृषि के क्षेत्र में किस तरह से परिवर्तन देखने को मिला है, वो सब हम यहाँ पे काफ़ी डिटेल से देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे कुछ टॉपिक है, ज़्यादा नहीं है पर हाँ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो जैसे आपका हरित क्रांति काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गरीबी उन्मूलन योजनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आपका सहकारिता और ग्रामीण विकास देखो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर बाद में साथ में आपको देखो जो आपके सोशल इशू से संबंधित, जैसे आपका बंधुआ मजदूर वाला टॉपिक है और इनके पुनर्वास से संबंधित है, और भूमि श्रमिक, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इस चैप्टर से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमेशा इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन ऐसे इन टॉपिकों पे मिलता रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले जो भी सर एंड मैम अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देखो यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कीजिए। आप ही लोग का चैनल है, जितना आप लोग सब्सक्राइब करके सपोर्ट करेंगे उतना ही ये चैनल ग्रो करेगा और अच्छे कंटेंट यहाँ पे अपलोड होते रहेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक। देखो पहला टॉपिक क्या कर रहा है, ग्रामीण विकास के कार्यक्रम, राइट। इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे डिटेल से, काफ़ी डिटेल से। यहाँ पे बताया जाएगा किस तरह से आज़ादी के बाद जो कि ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए और उनमें क्या क्या ग्रामीण विकास में किस तरह से परिवर्तन हमको देखने को मिला है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, चलो आपके एसए के पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। और ये आपके सोशियोलॉजी ऑप्शनल और पेपर 1 जो आपका जीएस पेपर 1 में जो सोसाइटी वाला एस्पेक्ट है वहाँ से भी ये वहाँ के लिए भी देखोगे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो ग्रामीण विकास कार्यक्रम हम लोग शुरू करते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड के 2 पैरा में इनका बैकग्राउंड चलता है, उसके बाद ये मुद्दे पाते हैं, तो बैकग्राउंड के साथ ही हम लोग भी देखेंगे। देखो कहा जा रहा है भारत गाँवों का देश है, जहाँ लगभग यहाँ 70% है, 70 नहीं अभी देखोगे 65% लगभग, ठीक है। जहाँ लगभग 65% आबादी जो कि गाँवों में ही निवास करती है। ब्रिटिश काल के पूर्व भारत के ये गाँव बहुत हद तक आत्मनिर्भर एवं खुशहाल हुआ करते थे, यानी गाँव में काफ़ी खुशियाँ थी, सब लोग अच्छे मस्त अपना जीवन यापन करते थे, कोई टेंशन नहीं था रोजगार का, खाने पीने का, राइट। फिर देखो बोला जा रहा है कि ब्रिटिश काल की कृषि नीतियों और ग्रामीण समाज की उपेक्षा के कारण भारतीय गाँव की कई तरह की समस्याओं से घिर गए। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तब भारत के गांव कृषि और तथा ग्रामीण उद्योग के पिछड़ेपन, गरीबी तथा बेरोजगारी आदि समस्याओं से ग्रसित हो गए। मतलब जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो जो ब्रिटिश की जो नीतियां थी, ब्रिटिशर्स नीतियां थी, उन्होंने जो हमारी कृषि व्यवस्था थी उसको काफ़ी निचोड़ के रख दिया था और यहाँ के डेवलपमेंट पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जिससे हमारे जो गाँव हैं ग्रामीण उद्योग वो पिछड़ेपन हो गए, उसमें पिछड़ेपन आ गया और गाँव में गरीबी बढ़ गई तथा बेरोजगारी की समस्या भी हमको देखने को मिली। अब देखो आज़ादी के बाद भारत ने इस समस्या से निपटने के लिए क्या किया, तो यहाँ पर बोला जा रहा है देखो विभिन्न तरह के कार्यक्रम शुरू किए गए। जैसे बोला जा रहा है पहला पॉइंट में आपका 1952 में जो आएगा सबसे इंपॉर्टेंट है सामुदायिक विकास परियोजना। तो ये परियोजना देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सक्सेस भी रहा है। तो देखो इसमें क्या था, जो आपका पहला सबसे पहले इस योजना को चालू किया गया ग्रामीण विकास के लिए। तो इसके अंतर्गत देखो कृषि पशु प्रबंधन, यानी जो कृषि प्रबंधन है, पशु प्रबंधन है, ग्रामीण और लघु उद्योग, स्वास्थ्य, सफाई तथा आप देखो यहाँ पे एजुकेशन की बात करें, यहाँ पे देखो सामाजिक शिक्षा आदि को बेहतर बनाने के कार्यक्रम शामिल थे। मतलब जो आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम था इसके अंतर्गत देखो आपका सामाजिक शिक्षा था और आपका ग्रामीण उद्योग था, लघु उद्योग था, कृषि प्रबंधन था, स्वास्थ्य और सफाई से संबंधित बातें थी। तो इन सब चीज़ों को विशेष रूप से बल देते हुए जो कि ग्रामीण विकास का प्रयास जो कि शुरू किया गया। फिर बोला जाए देखो इस योजना को अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हुई है। फिर उसका देखो और ग्रामीण डेवलपमेंट के लिए क्या किया गया, आप देखोगे 1958-1959 में बलवंत राय कमेटी ने जो कि पंचायती राज स्थापना की सिफारिश की थी, जिनके सिफारिश पर जो कि स्थापित किया गया था आपका ये पंचायती राज स्थापना, ठीक है। फिर जिसको देखो 1993 देखो ये जब स्थापित किया गया था ना तब ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं था, इसलिए जो कि उसके पावर वगैरह को सब मतलब कि जितने पॉलिटिशियन थे नज़रअंदाज करते थे उतना इनको पावर वगैरह नहीं मिला था। तो इसके लिए क्या किया, इसको और मजबूत बनाने के लिए 1993 में 73rd संविधान संशोधन करते हुए इसको जो कि संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, जिससे इसको और ज़्यादा पावर मिला और ये बेहतर काम कर सके। तब से लेकर आज तक यह ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काफ़ी सफलतापूर्वक जो कि क्रियाशील है, ठीक है। यहाँ पर हमने देख लिया किस तरह से हमारा विकास हो रहा है गाँव का, एक सामुदायिक विकास योजना, दूसरा पंचायती राज व्यवस्था के आधार पे। फिर देखो थर्ड पॉइंट में बोला जा रहा है कि इसके साथ ही देखो पंचायती राज व्यवस्था जो था इसको और सहायता देने के लिए और इसको अच्छे से कार्य करने के लिए देखो अनेक सहकारी जो संस्थाएं थे उनका निर्माण किया गया, अनेक सहकारी संगठनों का निर्माण किया गया, जिससे में ग्रामीणों द्वारा मिलजुल कर एक दूसरे के सहयोग से संगठित रूप से ग्रामीण विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया गया।
फिर इसको यहाँ पे देखो कहा जा रहा है कि यद्यपि सहकारी संस्थाएं ग्रामीण विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपेक्षित रूप से सफल नहीं रही, फिर भी जो श्वेत क्रांति है आपका, कुछ श्वेत क्रांति तथा कुछ अन्य क्षेत्रों में इनकी सफलता काफ़ी सराहनीय रही है। तो देखो जो आपका सहकारी संस्थाएं, इन्होंने काफ़ी अच्छा रोल निभाया था, जो कि लोगों को, ये जो आपका सहकारी संस्था था ये देखो किस पे आधारित था कि सभी लोग जो कि मिलजुल के इकट्ठा होकर एकजुट एक संगठन बना के जो कि कार्य करेंगे, जिससे जो कि जो कार्य है उत्पादन है उसमें वृद्धि होगा। तो इसका देखो स्पष्ट जो सबसे सफलता वाली कहानी इसमें किसकी नजर आती है, जो श्वेत क्रांति है आपका उसमें नजर आती है सहकारी संस्थाओं की। आगे हम सहकारी संस्थाओं को काफ़ी डिटेल से पढ़ने वाले हैं, तभी बस मोटा मोटा आप जानते रहिए कि कैसे कैसे जो कि भारतीय ग्रामीण समाज का विकास किया जा रहा है। फिर देखो 1970 के दशक में ग्रामीण विकास की रणनीति में बदलाव आया और सामाजिक न्याय पर आधारित विकास को आदर्श माना गया। इसके लिए लक्ष्य समूहों जैसे छोटे व सीमांत किसान, कृषि मजदूर, अनुसूचित जाति व जनजाति महिलाएं आदि को उन्मुख करके विकास हेतु अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए। मतलब ये जो आपका वंचित समूह थे, ये जो समाज में निम्न वर्ग की स्थिति में जी रहे थे, तो इनको ध्यान में रख के जो कि इस तरह के विकास योजनाएं चलाई गई। जैसे देखो इसमें कहा जा रहा है, जैसे सीमांत किसान व कृषि मजदूरों की एजेंसी, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये योजना रही है, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। इसके तहत कई सारे कार्यक्रम चलाए गए थे। फिर साथ ही देखो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम चलाए थे, यानी आप जो गाँव में लोगों को रोजगार देना है उसके लिए भी जो कि आपका कार्यक्रम चलाया गया था। फिर कहा जाए राष्ट्रीय ग्रामीण भूमि रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ग्रामीण युवक, फिर उसका देखो स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम JRY आदि। निश्चित तौर पर इन योजनाओं से ग्रामीण विकास संभव हुआ है और गरीबों के प्रतिशत में कमी आई है। लेकिन देखो इस तरह से देखो सरकार ने तो प्रयास किया कि गरीबी, यहाँ से जो गरीबी कम करे और यहाँ के जीवन स्तर में, ग्रामीण समाज के जीवन स्तर में सुधार करे। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि दिक्कत इस वजह से आ गई, परंतु जनसंख्या वृद्धि के कारण इनकी कुल संख्या में निरंतर वृद्धि होती रही। फलतः सरकार को गरीबी विरोधी तथा ग्राम विकास कार्यक्रमों पर फिर से गौर करना पड़ा और रणनीति को फिर से बदलना पड़ा। देखो 1970 तक हम लोग आ गए। अभी तक हमने क्या क्या देखा, आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम आ गया, पंचायती राज व्यवस्था आ गया, उसके बाद देखो सामाजिक न्याय को आधार बनाकर जो आपके विभिन्न स्कीम है, जैसे एकीकृत ग्रामीण विकास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, राष्ट्रीय भूमि ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, आपका स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र, ये सब चीज़ें दी जा रही थी ताकि यहाँ पे जो इनकम का, जो लोगों का आर्थिक स्थिति जो निम्न है वो ऊपर उठ सके, उनको रोजगार मिल सके, यानी बेरोजगारी खत्म हो सके। तो ये सब यहाँ पे चीज़ें शुरू की गई। फिर देखो इसके बाद और डेवलपमेंट के लिए क्या किया गया, बोला जा रहा है यहाँ पे इस रणनीति के तहत 1999 में, यानी 1999 में आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का जन्म हुआ, जो एक व्यापक स्वरोजगार कार्यक्रम है। इसे IRDP, ट्राइसेम, DWRCA की जगह लागू किया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीणों को रोजगार प्राप्त कराना, खाद्य पदार्थ सुनिश्चित कराना, ग्रामीण क्षेत्रों में जनसेवा को मजबूत करना है। तो देखो ये सब कुछ इसके आपके स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, एक तरह से ये भी देख लो जो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट की बात है वो यहाँ पे की जा रही थी इस योजना के जरिए। फिर साथ ही और देखो और क्या क्या यहाँ पे शुरू हुआ कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ताकि कनेक्टिविटी जो कि बूस्ट हो। और फिर इसका देखो सन 2000 में आया था। फिर PM ग्रामोदय योजना, यानी पूरे गांव का जो कि विकास किया जाए। फिर इसका देखो इसके साथ ही जो अब JRY को और अधिक व्यापक बनाकर जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत भी उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए की गई। तो ये कुछ मुख्य इनिशिएटिव जिसको आपको नोट डाउन करना चाहिए नोट्स में अपने, कि ये सब चीज़ें कुछ कार्यक्रम हैं जो कि ग्रामीण उत्थान के लिए ये सब चलाए गए थे हमारे देश में। फिर को बोला जा रहा है कि ग्रामीण रोजगार योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के साथ क्रियाशील है। इसके अंतर्गत देखो क्या होगा, आपका इंदिरा आवास योजना, त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम, संपूर्ण स्वच्छता आंदोलन के तहत आवास, पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जा रही है। यानी कि जो आपका जो आवास है, पेयजल और शौचालय, मतलब इन सब की भी आधारभूत जो जरूरतें हैं इनकी भी जो कि पूर्ति करने का प्रयास किया गया था। फिर देखो यहाँ पे बोला जा रहा है आपका, देखो गांव में बंजर भूमि की उर्वरता ह्रास और प्राकृतिक संसाधनों की हानि को रोकने के लिए वाटरशेड योजना के तहत कार्य चल रहा था। काम के बदले अनाज कार्यक्रम को संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत दिहाड़ी रोजगार करने हेतु जो कि आपका इसको पूरे देश में लागू किया गया। मतलब देखो इस तरह के एक योजना भी आया था कि काम के बदले अनाज, मतलब आप यहाँ कुछ काम कीजिए उसके बदले आपको अनाज मिलेगा, जिससे जो कि आपका एक तरह से देखो इस तरह का भी जो कि रोजगार का सिस्टम शुरू किया गया था। फिर साथ ही देखो आपको जो उर्वरता, जो भूमि की उर्वरता ह्रास है उसको रोकने के लिए, संसाधनों की हानि को रोकने के लिए आपको देखो वाटरशेड योजना भी चलाया गया था। तो इस तरह की भी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें जो कि यहाँ पे हमको देखने को मिली आपका कृषि के क्षेत्र में, ताकि जो हमारा कृषि है वो मजबूत हो सके।
फिर देखो और बोला जा रहा है उपरोक्त कार्यक्रमों के अलावा भूमि संसाधन विभाग के अंतर्गत भूमि सुधार प्रभाग द्वारा भी 2 योजनाएं चलाई गई। जैसे देखो भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण, ताकि हमारे पास कितनी गांव में कितनी भूमि कहाँ पर है, किस तरह के खाली है, किस तरह के यूजफुल है, किस तरह के वेस्ट भूमि है, ये सब हमको जो कि एक डेटा मिल जाए और हम इसी आधार पर जो अपने स्कीम को बना सके, निर्माण कर सके। फिर देखो राजस्व प्रशासन का शुद्धिकरण, ये देखो जो राजस्व यानी जो कलेक्शन था आपका टैक्स वगैरह का, इसको और मजबूत करना है। तो ये सब चीज़ें जो कि आपका भूमि सुधार प्रभाग द्वारा भी यहाँ पे किया गया है। फिर देखो कहा जा रहा है कि जो आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय है, उन्होंने जो कि स्वयं जो कि इन जो योजनाएं थी इनका मूल्यांकन और निगरानी का कार्य भी समय समय पर ये करते रहते थे, ताकि ये जो योजनाएं ये काफ़ी अच्छे से चल सके। तो हमने यहाँ पे काफ़ी सारी जो कि ग्रामीण से संबंधित जो कि योजनाएं को देखा समझा, जो ग्रामीण विकास के अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहे थे। अब देखो इनकी कुछ उपलब्धियाँ, इनकी क्या क्या उपलब्धि है। ऑब्वियस सी बात ये देखो आर्थिक रोजगार देने के तरफ काम कर रहे थे, तो जो गरीबी उन्मूलन है उस दिशा में जो कि इसने जो कि प्रगतिशील काम किया और लोगों को जो कि स्वरोजगार जो कि के अवसर जुटाने का प्रयत्न किया। साथ ही देखो ग्रामीण विकास कार्यक्रम से जो कि देखोगा बेरोजगारी दूर हो गई, लोगों के जो स्वावलंबी बनने की जो सफल कहानी रही वो भी जो कि हमको देखने को मिली। यानी लोग जो कि स्वावलंबी होने लगे, अपना स्वरोजगार शुरू करने लगे, और जो इसमें देखो बेरोजगारी है वो इससे कम होने लगी। फिर देखो यहाँ पे कहा जा रहा है जो आपका ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, ये देखो अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए अनेक उपयोगी योजनाएं इसमें चलाई गई। जैसे इसमें देखो छोटे कृषक, सीमांत कृषक एवं भूमिहीन श्रमिकों में अनुसूचित जाति जनजाति के परिवारों का चयन किया गया, उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए और इन जातियों के उत्थान में ग्रामीण विकास कार्यक्रम सहयोगी सिद्ध हुआ। यानी जो ग्रामीण विकास कार्यक्रम हमने इतना सारा देखा, उसमें देखोगे आपका जो जाति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हैं, उन्होंने जो कि उनका भी अपलिफ्टमेंट हमको देखने को मिला है, मतलब उनको भी ध्यान में रखकर ये सारी योजनाएं चलाई जा रही थी। फिर देखो इससे बोला जा रहा है कि जो महिलाओं की आर्थिक उत्थान इसमें इसके जरिए हमको देखने को मिला है। जैसे उनको देखो स्वरोजगार में भी सहायता मिला है, आर्थिक थोड़ा सा लोन वगैरह भी इनको अच्छे से दिया जाने लगा है। जैसे देखो बोला जाए जो ट्राइसेम और DWRC है, ये कार्यक्रम प्रारंभ किए गए जो कि महिला और शिशु कल्याण के लिए ये जो कि चलाए गए थे। फिर साथ ही देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन स्वरोजगार योजनाओं के परिणाम से अनेक ग्रामीण महिलाओं को कुटीर उद्योग व सेवा व्यवसायों में काम मिला और उनका जो कि सामाजिक स्तर भी उन्नत हुआ। तो बहुत बढ़िया यहाँ पे। फिर देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ग्रामीण विकास कार्यक्रम गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के आर्थिक उन्नयन हेतु ऋण सुविधा उपलब्ध कराकर उन्हें खाद, बीज, उर्वरक और कृषि उपकरण आदि उपलब्ध कराती है, जिससे इनके जो कृषि उत्पादन है उसमें वृद्धि हमको देखने को मिली। जिससे अगर कृषि उत्पादन में वृद्धि होगा तो इनका इनकम बढ़ेगा तो इनका जो जीवन स्तर उसमें भी हमको सुधार देखने को मिला है। तो इस तरह से आप कह लो कि एक तरह से जो ऋण की व्यवस्था वो भी की गई, जिससे वो जो कि अच्छे खाद, अच्छे बीज, उर्वरक और जो कृषि उपकरण वो ले सके, जिसके कारण जो कि हमारा जो उत्पादन है उसमें भी वृद्धि देखने को मिली है। जब उत्पादन में वृद्धि होगी तो ऑब्वियसली जो किसान है उसका इनकम बढ़ेगा तो उसका जीवन स्तर भी सुधार होगा। तो ये सब चीज़ें जो कि ग्रामीण विकास योजनाएं जो विभिन्न देखे थे हमने, उसकी ये सब कुछ परिणाम हमको देखने को मिले हैं। फिर लेकिन बोला जा रहा है कि ग्रामीण विकास कार्यक्रम की समस्याएं और चुनौतियां भी कुछ ना कुछ हैं जो हमको देख लेना चाहिए। जैसे बोला जाए कि सबसे पहली समस्या इसमें रही है, ये जो विकास योजना इसमें बाधित रही है गरीबी। बोला जा रहा है यहाँ पर देखो ग्रामीण विकास कार्यक्रम की सफलता के लिए ग्रामीणों का स्वस्थ होना, कठोर परिश्रम करना एवं नवाचारों जैसे खाद, बीज, आधुनिक कृषि उपकरणों का उपयोग करना आवश्यक है। चूँकि अधिकतर ग्रामीण निर्धन एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, इसलिए उनमें उपयुक्त विकास की संभावनाओं का अभाव होता है, जो इस कार्यक्रम का प्रमुख बाधा है। मतलब वो पढ़े लिखे नहीं हैं, स्वस्थ उतने नहीं हैं और आधुनिक कृषि जो करते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो गरीब है, तो आधुनिक कृषि के लिए आधुनिक जो आपका कृषि उपकरण वो नहीं ले पाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो ये जो योजनाएं हैं ग्रामीण विकास योजनाएं, ये सब चीज़ें देखो बाधित होती है। तो इसलिए सबसे पहले इनकी गरीबी जो है वो दूर करने का प्रयत्न हमें करना चाहिए था। फिर देखो बोला जा रहा है एक और ग्रामीण विकास में जो बाधक है वो रहा है जनसंख्या वृद्धि। काफ़ी तेज़ी से जो कि भारत में जनसंख्या वृद्धि आप देखोगे 1980 टू 2000 के बीच में काफ़ी तेज़ी से जो कि भारतीय जनसंख्या में वृद्धि हमको देखने को मिली थी। तो ये जब जनसंख्या वृद्धि तेज़ी से होगा तो ऑब्वियस बात है जो संसाधन है उस पर दबाव बढ़ेगा। तो इस वजह से भी जो हमारा विकास कार्यक्रम है वो बाधित रहा। फिर थर्ड बोलो देखो यहाँ पर कहा जाए अशिक्षा, यानी देखो ग्रामीण समाज में बहुत से लोग जो कि अशिक्षित हैं, जिसकी वजह से उनमें जो कि जागरूकता की कमी है। उनको पता ही नहीं चलता कब कौन सी स्कीम आई है, कब कौन सी स्कीम चली भी गई। तो इससे जो कि उनको जो कि स्कीम का लाभ ठीक से नहीं मिल पाता है। फिर देखो सामाजिक प्रथाएं भी कहा जाए, जैसे ग्रामीण समाज रूढ़िवादी है, वे नवीन परिवर्तनों का स्वागत नहीं करते। अगर जैसे मान लो गवर्नमेंट बोलती है कि आधुनिकीकरण के जरिए आप जो कि कृषि कीजिए और आधुनिकीकरण का प्रयोग कीजिए सिंचाई वगैरह में, तो ग्रामीण जो कि नवा जो परिवर्तन होता है आपका ग्रामीण समाज में, वो जल्दी किसी परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं करते। तो इससे क्या होता है, देखो उत्पादन जो कि कम हो जाता है, उत्पादन कम होगा तो ऑब्वियस बात है जो ग्रामीण विकास है वो भी फिर कम रहेगा, वो भी ठीक से हो नहीं पाएगा। फिर साथ ही देखो बोला जाए अनेक भारतीय समाज की कुप्रथाएं रही हैं, जैसे जाति बंधन, वंशानुगत व्यवसाय, पर्दा प्रथा,
छुआछूत, जातिवाद आदि विद्यमान है जो ग्रामीण विकास के मार्ग में अत्यधिक बाधा बनी रही है। फिर साथ ही देखो ये भ्रष्टाचार वाला पॉइंट काफ़ी कॉमन, आप किसी भी जो स्कीम वगैरह चलती है वहाँ क्यों सफल नहीं, वहाँ पे ये पॉइंट लिख सकते हो कि जो आपका विभाग है उसमें जो कि विभाग या प्राधिकारियों में भ्रष्टाचार के कारण भी जो कि हमारे जो कार्यक्रम है विकास कार्यक्रम वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। साथ ही देखो जैसे यहाँ बोला जाए कि बैंक से ऋण लेते समय बैंक अधिकारियों का रिश्वत देनी पड़ती है। आज भी आप देखोगे, आप बैंकों में जाकर अगर आपको ऋण लेना है तो बैंक वाले बोलेंगे अगर आपको 1 लाख ऋण लेना है तो 5,000 पहले उसमें से हमको देना होगा या फिर 10,000 हमको देना होगा, तब आपको पैसा हम देंगे, यानी 90,000 देंगे, लेकिन आपका ऋण जो कि टोटल वो 1 लाख ही काउंट होगा। तो इस तरह से जो को उनको कम पैसे प्राप्त होते हैं लेकिन ब्याज उनको पूरा भरना होता है। तो ये सब भी वजह रही है जो ग्रामीण विकास में बाधक नहीं है। फिर साथ ही देखो बोला जा रहा है उदासीनता, यानी जो अधिकारी रहे हैं वो देखो उदासीन है, वो जो कि योजनाओं के क्रियान्वयन में के प्रति उतने एक्टिव नहीं रहे हैं, वो जो कि अपने आराम से एक दफ्तर में बैठ कर जो कि रोटी तोड़ना ही जानते थे। इस वजह से जो कि योजनाएँ जो कि काफ़ी जो कि सफल नहीं हो पाई। फिर साथ ही बोलो देखो यहाँ पर कहा कि आधारभूत जो संरचनाएँ उसका भी अभाव रहा है, इस वजह से भी जो आपकी स्कीम रही है ये ग्रामीण ये भी जो कि उतने अच्छे नहीं रहे। जैसे देखो संचार के साधन की उपयुक्त व्यवस्था नहीं रही है, ग्रामों में सड़कों, रेलों, तार एवं दूरभाष आदि साधनों का बहुत अभाव रहा है, जिसके कारण विकास के संसाधन ग्रामीण समय जो विकास के संसाधन थे वो ग्रामीणों तक समय पर नहीं पहुंच पाते थे और ग्रामीण विकास में यह एक बड़ी बाधा रही है जिसे सर्वप्रथम दूर करना चाहिए। इसके अलावा देखो कहा जा रहा है जो कर्मचारी हैं कार्यालयी उनको जो कार्यालयी सुविधाओं का भी अभाव है, उनके पास वो ऐसे संसाधन या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिससे वो जो कि अच्छे से अपना काम कर सकें। इन समस्याओं के अलावा देखो कुछ और भी समस्याएं जैसे कि जो आपकी योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन में जो कि कुछ समस्याएं रहे, योजना जो स्कीम चल रही है उसको जो कि लागू करने में काफ़ी समस्याएं भी चली। जैसे देखो यहाँ पे कहा जा रहा है जैसे कि आपका सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारी जो कि प्रशिक्षित नहीं होते थे उतने अच्छे बेटर लेवल पर, जो कि ग्रामीण समस्या से जो कि भली भांति परिचित नहीं होते थे, इस वजह से जो कि ये योजनाओं को अच्छे से लागू नहीं कर पाते थे। साथ ही देखो इसमें जो आपके अधिकारी लोग होते थे उच्च स्तर पर, उनमें जो कि आपस में तालमेल की कमी होती थी, इसलिए जो कि जो काफ़ी स्कीम जो होती थी वो पेंडिंग हो जाती थी या फिर लटके रहते जाते थे। फिर देखो कहा जाए जो आपका बहुत सी योजनाओं का राजनीतिकरण हो गया, जैसे कि जब कोई गवर्नमेंट नहीं आती थी तो पुरानी योजनाओं को बंद कर देती थी, नई योजना चालू कर देती थी, और जब भी चुनाव आता था तब ढेर सारी योजनाओं को लागू कर दिया जाता था। चुनाव बीतने के बाद अगर गवर्नमेंट सत्ता में नहीं आई तो वो सारी स्कीम जो कि वैसे की वैसे पेंडिंग पड़ी रह गई। तो ये सब चीज़ें भी कारण हैं जो कि आपका देखोगे जो ग्रामीण विकास योजना रही है उसमें बाधक रहे हैं। फिर साथ ही देखो यहाँ पे कहा जा रहा है भारत में विकास कार्यक्रम में कुटीर उद्योग पर विशेष जोर नहीं दिया गया, यह केवल कृषि विकास पर ही केंद्रित रहा है। देखो हमको अगर कृषि का विकास करना है तो उसके साथ साथ जो कुटीर उद्योग या लघु उद्योग है उसका भी विकास करना होगा, तभी ये दोनों जो कि आपस में जो सहकारी रूप में जो कि डेवलप करेंगे। फिर देखो कहा जाए जो विकास कार्यक्रम जिन सरकारी अधिकारियों द्वारा लागू किए जाते हैं वे यह मानकर चलते हैं कि ग्रामीणों को समझाना बहुत मुश्किल है, फलतः ग्रामीणों के साथ उपयुक्त संचार का अभाव और उनकी सहभागिता की दर में कमी के कारण भी योजनाएं अपेक्षित सफल नहीं रही हैं। तो देखो जो अधिकारी होते हैं अपने आप को बहुत पढ़े लिखे होने के बाद जो समझते हैं कि हमारी बात जो कि ग्रामीणों को समझाना आसान नहीं है, वो जो ग्रामीण जो कि अनपढ़ उनको हम नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि ये सोच नहीं होना चाहिए। आपको उनकी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करिए तो आप क्यों नहीं समझेंगे, ठीक है। तो इस वजह से भी, और साथ ही तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो ग्रामीण का जो सहभागी होना चाहिए ग्रामीणों का, वो सहभागिता हमको देखने को नहीं मिली, जिसके कारण जो योजनाएं रही वो सफल नहीं हो पाई। तो ये काफ़ी सारी जो यहाँ पे चुनौतियाँ रही हैं, समस्याएं रही, जिसके कारण जो कि आपका योजनाएं जो कि सफल नहीं हो पाई ग्रामीण विकास को लेकर। अब देखो कुछ मूल्यांकन और सुझाव की बात की जा रही है। देखो यहाँ पे सुझाव के लिए देखो क्या क्या कहा जा रहा है। बोला जा रहा है कि ग्रामीण विकास की गति जो कि अति धीमी है, ठीक है, उसे तेज करने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही हमें जो कि गांव में देखो छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। फिर देखो बोला जा रहा है कि तीव्र गति से जो बढ़ती जनसंख्या है उस पर हमको नियंत्रण करना चाहिए। और फिर बोला जा रहा है कि यहाँ पे देखो बोला जाए कि व्यक्तियों को उच्च शिक्षा व रोजगार मिल सके। अगर जनसंख्या पर नियंत्रण हो, उनको अच्छी शिक्षा दी जाए तो इससे क्या होगा, अधिक से अधिक लोगों को उच्च शिक्षा मिल पाएगा और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। फिर बोला जाए कि ग्राम विकास के लिए आवश्यक है कि उत्पादन के साधनों को समाज के सभी लोगों पर संयुक्त रूप से वितरित हो, यानी जो भी संसाधन है ऐसा ना हो किसी एक के पास बहुत ज़्यादा हो जाए, किसी बहुत से लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है। तो ये हमको ध्यान रखना चाहिए, यानी सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए किसी के पास अत्यधिक धन संकेंद्रित या फिर संसाधन संकेंद्रित ना हो, बल्कि ये जो कि सभी वर्गों में बराबर से बंटना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे 3-4 पॉइंट में सुझाव दिए जा रहे हैं जिसके जरिए कि आप ग्रामीण विकास काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। तो चलो ये हमने काफ़ी अच्छे से देखा डिटेल में। अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं यहाँ पे।
चलो देखते हैं अपना हम अगला टॉपिक क्या है हमारा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम करने का मतलब है कि विभिन्न ग्रामीणों को इकट्ठा करके जो उनकी अपनी समस्याएं हैं या जो उनकी ज़रूरतें हैं उनको जो कि आपस में सहयोग के द्वारा जो कि उसको पूर्ण करना, जिसमें जो कि गवर्नमेंट भी अपना जो कि कुछ ना कुछ सहयोग उनको देती रहेगी, जो भी जैसा ज़रूरत होगा आवश्यक के अनुसार। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या है। तो देखो भारतीय योजना आयोग ने भी बोला था, इसको सजेस्ट किया था, इसके द्वारा जो कि हम देखो बोला जा रहा है कि सामुदायिक विकास योजना के द्वारा देखोगे तो भारतीय जो ग्रामीण समाज है उसकी सामाजिक आर्थिक संरचना का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। साथ ही भारतीय जो गांव है उसमें जो कि उसके आत्मनिर्भरता में वृद्धि की जा सकती है। अब देखो ये जो सामुदायिक विकास योजना है ये देखो सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक तीनों ही प्रकार के समेकित विकास का लक्ष्य समावेश होता है। मतलब कि जो सामुदायिक विकास योजना है इसमें गाँवों का जो सामाजिक विकास भी हो, सांस्कृतिक विकास हो, साथ ही उसके आर्थिक विकास हो, ऐसा जो कि प्रबंधन किया जाता है। अब देख लो सामुदायिक विकास योजना क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से। देखो यहाँ पे कहा जा रहा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकास कार्यक्रमों में ग्रामीणों की सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करने, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल योजनाएं बनाने, कार्यकर्ताओं का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित करने, कार्यक्रमों को लोकतांत्रिक तरीके से क्रियान्वित करने, ग्रामीणों में आत्मविश्वास तथा नेतृत्व की भावना भरने, ग्रामीणों में बेहतर जीवन स्तर के प्रति रुचि उत्पन्न करने तथा ग्रामीण में विकास एवं नवाचार के साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने की न केवल रणनीति बनाई जाती है अपितु इस दिशा में कार्यक्रम भी बनाए व लागू किया जाता है। तो ये होता है आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम में इन सब आधारों पर जो कि विभिन्न नीतियाँ बनाई जाती है और उनको लागू किया जाता है, जिससे जो कि एक स्वस्थ ग्राम की जो कि विकास हो सके। देखो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ बातें यहाँ पे बोला जा रहा है। जैसे इसके लिए देखो आप देखोगे जो आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम इसको कब शुरू किया गया, 2 अक्टूबर 1952 में जो कि शुरू किया गया था, ताकि जो आपका ग्रामीण व्यवस्था है उसका देखो बहुमुखी विकास हो सके। जब आप इतने सब चीज़ों के आधार पे जो कि किसी गांव का विकास करोगे तो अब से उसका जो कि काफ़ी अच्छे से डेवलपमेंट होगा। तो इसलिए जो कि आपका ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा था, आपका 1952 में गवर्नमेंट द्वारा इसको चलाया गया था। अब देखो कहा जाए कि भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत योजनाबद्ध तरीके से देखो गरीबी उन्मूलन, सामुदायिक विकास योजनाएं, सघन कृषि कार्यक्रम, उन्नत बीजों के प्रयोग से संबंधित कार्यक्रम, सूखा क्षेत्रों हेतु कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, आदिवासी विकास कार्यक्रम, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, अंत्योदय कार्यक्रम, ये सब देखो अब बहुत सारे जो कि गवर्नमेंट ने जो कि सामुदायिक विकास योजना के आधार पर इतने सारे जो कि कार्यक्रम चलाए हैं। साथ ही इसके साथ ही देखो यहाँ पर कहा जाए समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्रामीण युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, अब 20 सूत्री जो कार्यक्रम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कार्यक्रम रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, जिसको आप अभी NGNREGA भी कह सकते हो, एक्ट के थ्रू जो कि ये लागू हो गया है। तो इस तरह के देखो अनन्य कार्यक्रम को लागू किया गया जिससे सामुदायिक विकास के आदर्शों को प्राप्त किया जा सके। तो सामुदायिक विकास में देखो गवर्नमेंट ने बहुत सारी कोशिश की, जैसे देखो उन्नत बीजों का प्रयोग करेंगे ताकि जो हमारा उत्पादन है वो बढ़ सके, सघन कृषि का प्रयोग करेंगे हम लोग, और जो गरीबी उन्मूलन है उससे संबंधित जो कि काम करेंगे, रोजगार से संबंधित काम करेंगे, आदिवासी जो क्षेत्र के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनके विकास से संबंधित हम लोग काम करेंगे। और जो 20 सूत्री कार्यक्रम, इसके अंदर कई सारे कार्यक्रम छोटे छोटे कार्यक्रम थे, उनको भी जो ग्रामीण उत्थान के लिए जो कि लागू किया गया था। साथ ही देखो ग्रामीण युवा रोजगार स्वरोजगार भी देने की बात कही जा रही है यहाँ, यानी कि आप कह सकते हो यहाँ पे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो कि ग्रामीण विकास करने की बात की जा रही है एक तरह से। तो इस वजह से ये जो आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो इसमें कहा जा रहा है कि इसने देखो काफ़ी सराहनीय उपलब्धियां जो कि हासिल की थी। आज भारतीय ग्रामीण समाज शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, पशुपालन, हस्त एवं कुटीर उद्योग जैसे तमाम क्षेत्रों में काफ़ी विकास किया है। इसके बावजूद आज भी ग्रामीण समाज में व्याप्त अशिक्षा, बेरोजगारी, निर्धनता, असमानता तथा विभागीय भ्रष्टाचार के कारण हम सामुदायिक विकास के क्षेत्र में अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर पाए। मतलब जितनी उम्मीद थी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम से इतने सारे जो कि हम लोग जो कि अच्छे से जो कि डेवलपमेंट कर पाएंगे, उस स्तर पर जो कि हमने डेवलपमेंट नहीं किया, उस स्तर पर विकास गाँव का नहीं हुआ। बोला जा रहा है कि स्वतंत्रता के 60 वर्षों, 60 नहीं आप अभी 70 वर्ष कर लो, ठीक है, 10 वर्ष और ऐड कर लो, 70 वर्षों के बाद भी आम भारतीय लोक कल्याणकारी राज्य के लाभों को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। तो इस तरह की बात है कि वही मिला जुला के यहाँ पे कंक्लूजन कहा जा रहा है कि जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम वो जो कि अपने ठीक से इसको लागू नहीं किया गया। इसमें जो कि वही पुरानी रही है कि इसको ठीक से लागू नहीं किया गया, और इसमें जो कि लोगों का समन्वय नहीं दिखा, गाँवों का जो कि सहकारिता को नहीं बनाया, मतलब सहभागी नहीं बनाया गया ग्रामीणों को इसमें। ये सब इन सब वजह को जैसे देखोगे आपको जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम रहा ये ठंडे बस्ते में पड़ गया, उतने अच्छे से ये सफल नहीं हो पाया। अब देखो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपको कहा जा रहा है सहकारिता और ग्रामीण विकास। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग चलो देखते हैं, समझते हैं डिटेल से।
तो देखो इस टॉपिक में आपका ये सब थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ शुरू किया जाए कि किस तरह से भारत में प्रॉब्लम रही है। जैसे तो बोला जाए गरीबी, बेरोजगारी, ऋणग्रस्तता, भूमि का छोटे छोटे अनुपयोगी होना, टुकड़ों में विखंडन हो जाना, बिचौलियों द्वारा शोषण होना, कुटीर उद्योग का ह्रास होना, ये सारी बहुत सारी जो कि ग्रामीण समाज में आपको समस्याएं देखने को मिलेगी। तो इसके समाधान के लिए देखो क्या क्या किया गया, आपका जो सहकारिता है उस पर जो कि बल दिया गया। जैसे बोला जा रहा है, देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि समस्याओं से पीड़ित ग्रामवासी मिलजुल कर प्रयास करें तो वो अपने अनेक सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। यहाँ पर देखो बोला जा रहा है कि जो आपका सहकारिता है इसका मूल आधार क्या है, सहयोग, यानी मिलजुल कर काम करना और अपनी समस्याओं का समाधान करना। अतः यह कहा जा सकता है कि सहकारिता सामाजिक आर्थिक समस्याओं के समाधान का सहयोग पर आधारित एक संगठनात्मक प्रयास, यानी एक संगठित होकर जो कि जैसे कुछ लोगों का संगठन बनकर संगठित होकर जो कि सामाजिक आर्थिक जो समस्याएं हैं उनका निदान करना। अब देखो यहाँ पर सहकारिता के सिद्धांत जो कि आपको जे वाली है, इन्होंने जो कि सहकारिता के 8 लक्षण बताया कि कोई भी जो जैसे संगठन की कैसे सहकारिता होगा उसमें ये 8 लक्षण होंगे। जैसे बोला जा रहा है वो एक समिति का गठन, समिति के रूप में काम करेगा, उसमें सार्वभौमिकता होगी, मतलब कोई भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। वो जनतंत्र होगा, मतलब अपने निर्णय जो कि लोगों की सहमति से लेगा। उसमें देखो न्याय का आदर्श होगा कि जो आपका सामाजिक न्याय है वो सुनिश्चित हो सके। स्वाधीनता होगा, यानी वो अपने निर्णय स्वयं से ले सकते हैं, इस तरह की बातें होंगी। और देखो अल्प व्यय की बात है, यानी कि कम से कम खर्च में जो कि समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और प्रगति कर सकते हैं। और उसमें देखो जो भी लोग होंगे लीडर में, उनमें उत्तरदायित्व की भावना होगी और ऐसे संस्थाओं का प्रचार ज़्यादा किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो कि इन संस्थाओं से जुड़ सके। अब देखो यहाँ हमने कुछ मोटा मोटा समझा, अब इन्हीं को थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे समझेंगे कि सहकारिता के जो सिद्धांत है वो उसमें क्या क्या बातें हैं। जैसे यहाँ पे बोला जाए जो आपके जे वाली है, वाली के अनुसार सहकारिता एक संस्था और समिति है जिसका उद्देश्य अपने समस्त सदस्यों के लाभ के लिए कार्य करना। जैसे यहाँ पे समिति वाला जो पॉइंट था वही यहाँ पे सब कुछ हम यहाँ पे अभी डिटेल से देखेंगे। तो वही वाली बोल रहे हैं कि जो आपका सहकारिता है वो क्या है, एक संस्था और समिति है जिसका उद्देश्य अपने समस्त सदस्यों के लाभ के लिए कार्य करना है। फिर साथ ही देखो बोला जा रहा है कि इसकी सदस्यता सार्वभौमिक है, यानी कि यह एक खुली संस्था होती है जिसमें विचार व्यक्त करने, भाषण देने आदि की स्वतंत्रता होती है। इसकी कार्यप्रणाली जनतांत्रिक होती है और प्रत्येक सदस्य को मताधिकार का अधिकार होता है। सभी सदस्यों के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है और व्यक्ति की सदस्यता स्वीकारने और त्यागने के लिए यह हमेशा स्वतंत्र होता है। मतलब कभी भी कोई व्यक्ति इससे जुड़ भी सकता है, कभी भी कोई व्यक्ति इससे निकल भी सकता है। देखो ये जो सुझाव था ये इंडिया में कैसे आया, उपरोक्त सुझाव तथा इंग्लैंड व जर्मनी की सफलता से, मतलब ये सबसे पहले देखो ये जो सुझाव था इंग्लैंड और जर्मनी में आया था और ये वहाँ पे काफ़ी जो कि सफल था। तो इससे प्रेरणा लेकर जो अंग्रेजी शासन काल में सरकारी संस्थाएं उनका जो कि शुरुआत देखो आपको 1900 ईस्वी में भारत में आपको एडवर्ड मैकलेगन और डूपर वैक्स के द्वारा जो कि मद्रास में देखने को शुरू हुआ। मतलब जो आपकी सरकारी संस्थाओं वाली जो चीज़ें थी वो भारत में कैसे आई, जो आपका इंग्लैंड और जर्मनी में ये संस्थाएं जो कि काफ़ी तेज़ी से काम कर रही थी और इन्होंने जो कि काफ़ी जो कि विकास कार्य किया था। तो इस आधार पर इससे प्रेरित होकर जो अंग्रेज थे उन्होंने जो कि 1900 में जो कि मद्रास में इस तरह की जो कि कार्यक्रम लागू किए। अब देखो बोला जा रहा है यहाँ पे आगे देखो यहाँ पे सहकारी साख समितियाँ थी कुछ, देखो कौन कौन सी सहकारी साख समितियाँ यहाँ पे हम लोग देखेंगे। जैसे देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सहकारी समितियों में देखो पहला कार्य, देखो यहाँ पे कई सारी सहकारी समितियाँ हैं जिनको हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे वो विभिन्न क्षेत्र में कैसे काम कर रहे हैं। तो देखो जैसे पहले बोला है कि सहकारी साख समिति, साख मतलब जैसे बैंकिंग वगैरह व्यवस्था जहाँ पे कर्ज वगैरह लोन वोन दिया जा सके। तो यहाँ पे बोला जा रहा है देखो किसानों को ऋणग्रस्तता की समस्या से छुटकारा दिलाने तथा विभिन्न प्रकार के कृषि कार्यों के लिए आर्थिक सहायता दिलाने के लिए सहकारी साख समितियों की स्थापना की गई है। तो फिर देखो फिर दूसरा कौन सी समिति है, सहकारी कृषि समितियों की स्थापना की गई है। सहकारी कृषि समितियों का उद्देश्य क्या था, कृषि के प्रत्येक क्षेत्र के विकास में योगदान देना, चाहे वो सिंचाई से लेके होगा, चाहे जुताई खाद बीज वगैरह जो भी लेना होगा और या फिर कृषि यंत्र वगैरह उन सब में जो कि अपना सहयोग देगा और ऋण देगा। और साथ ही देखो ऋण के साथ साथ ये जो कि प्रशिक्षण और नए ज्ञान के प्रशिक्षण और जो नए ज्ञान आए हैं कृषक के क्षेत्र में उन सबसे भी परिचित लोगों को कराता है, उनको प्रशिक्षित भी करता है। फिर साथ ही देखो यह किसानों को उपज की वास्तविक कीमत भी दिलाती है तथा अच्छे बाजारों के लिए ज्ञान भी प्रदान करती है। यानी जो ऐसा नहीं कि केवल ये लोगों को जो कि केवल अच्छे उपज के लिए चीज़ें उपलब्ध करें, बल्कि जब आपका फसल वगैरह हो जाए तो उसको जो अच्छे दाम दिलाने के लिए आपको एक अच्छा मार्केट भी दिलाने का ये आपका जो सहकारी कृषि समिति है वो काम भी ऐसा भी वो काम करती है। फिर देखो औद्योगिक सहकारी समिति यानी औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए भी सहकारी समितियाँ बनाई गई हैं कुछ। जैसे बोला जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में देखो लघु एवं कुटीर उद्योग का विकास करने तथा ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करने में औद्योगिक सहकारी समितियों का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। देखो इसमें बोला जाए कि भारत में देखोगे इस समय 50,000 से अधिक औद्योगिक सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं। सबसे ज़्यादा देखो जो सफल हुई है वो कौन है, चमड़े उद्योग में, साबुन उद्योग में, तेल उद्योग, ताड़ उद्योग आदि क्षेत्र में इन्होंने जो कि उल्लेखनीय कार्य किया है। फिर देखो इसी तरह उपभोक्ता सहकारी समितियाँ हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं को उचित कीमत पर उपलब्ध कराने के लिए उपभोक्ता सहकारी समितियों की स्थापना की गई है। जैसे दूध की पूर्ति, मछली पालन, मुर्गी पालन आदि जैसे कार्यों को करने के लिए यह जो कि प्रोत्साहन देता है। तो इस तरह की बातें भी हम देख लो यहाँ पे जो आपका उपभोक्ता सहकारी समिति देखा। फिर साथ ही देखो सहकारी आवास समिति। सहकारी आवास समिति जो थी वो देखो इसकी स्थापना देखो सीमित साधनों वाले व्यक्तियों को सस्ते दर पर आवास की सुविधाएं उपलब्ध हो, इसके लिए जो कि इसकी स्थापना की गई है। फिर देखो यहाँ पे कहा जा रहा है ग्रामीण, इसके साथ साथ देखो ये आवास तो देगा, लेकिन उसके साथ साथ देखो क्या कर रहा है, ग्रामीणों के स्वास्थ्य में सुधार करने तथा निर्धन वर्गों को आवास की सुविधाएं प्रदान करने में यह समितियाँ अत्यधिक योगदान दे रही हैं। बहुत अच्छा। फिर देखो बोला जाए बहुउद्देशीय जनजातीय सहकारी समितियाँ, ये जो आपका जनजातीय वर्ग है उसके लिए भी जो कि बहुउद्देशीय जो कि सहकारी समितियाँ बनाई गई है, जो देखो क्या कर रही हैं, जिससे जनजातीय ग्रामीण क्षेत्रों के सभी प्रमुख आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। जैसे उनको देखो जनजातीय कृषकों को अल्प, मध्यम एवं लंबी अवधि का ऋण प्रदान किया जा सके, कृषि उत्पादों एवं जंगलों से प्राप्त पदार्थों को एकत्रित करके विक्रय की समुचित व्यवस्था करना तथा जनजातीय लोगों के जीवन को की अनिवार्य आवश्यकताओं से संबंधित वस्तुएं उपलब्ध कराना। ये सब काम किसका का जो जनजातीय सहकारी समितियाँ हैं उन वो जो कि ये सब काम कर रही हैं, ताकि जो आपको जनजातीय लोग हैं उनका जीवन स्तर ऊपर उठ सके। अब देखो यहाँ पे कहा जा रहा है आज सहकारी समितियों के द्वारा निर्धन ग्रामीणों की सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करना तथा ग्रामीणों को चहुमुखी विकास प्रदान करने का प्रयत्न किया जा रहा है। यानी जो आपकी सहकारी समितियाँ देखो ग्रामीणों को सब तरह की सुविधाएं दी जा रही है, साथ ही गाँव का जो कि चहुमुखी विकास यानी कि बहुत सारा विकास एक साथ करने की कोशिश की जा रही है। फिर देखो कहा जाए सहकारिता का उद्देश्य क्या है, उन्नत खेती, उन्नत व्यापार, उन्नत जीवन का लक्ष्य प्राप्ति करना, ये आपका जो सहकारिता है उसका जो कि उद्देश्य है। और सहकारी समितियाँ इन सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य करके ग्रामीणों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। आज देखो पूरे देश में लगभग 5.5 लाख जो कि सहकारी समितियां कार्यरत हैं, जिसकी सदस्य संख्या देखोगे लगभग 23 करोड़ जनसंख्या, मतलब 23 करोड़ लोग जो कि ऐसी सहकारी समितियों से जुड़े हुए हैं और जो अपनी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। फिर यहाँ पे देखो इसमें बोला जाए कि इसमें 65% जो आबादी हो ग्रामीण आबादी इसमें जो कि संलिप्त है। और देखो कि अब इसमें ग्रामीण परिवार कितने हैं, 75% लगभग ग्रामीण परिवार जो कि इससे जुड़े हुए हैं। तो यानी कि कहने में जो आपकी सहकारी समिति काफ़ी बड़े स्तर पर जो कि कार्य कर रही है। अब इसके लिए देखो कुछ कॉलेजों की भी स्थापना की गई और पंचायत में सहकारी प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किए गए, ताकि गवर्नमेंट भी इसमें अपना रोल दे रही है, ताकि ये जो सहकारी समितियाँ ये अच्छे से काम कर सकें। फिर देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सहकारी ऋण संगठनों की स्थिति में सुधार लाने के लिए 2004 में ए वैद्यनाथ की अध्यक्षता में गठित कार्यदल की एक रिपोर्ट क्रियान्वित की जा रही है। मतलब ये सब एक रिपोर्ट, एक कमेटी आई थी आपका ए वैद्यनाथ, जो कि सहकारी समिति से संबंधित थी, जो कि सहकारी ऋण पर जो कि अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसको जो कि लागू किया जा रहा है। ये कब आई थी, 2004 में, ये आप याद रखिएगा। फिर देखो यहाँ पे जो आपकी सहकारी समितियाँ रही थी हमने काफ़ी सारी देखी, उसका मूल्यांकन किया जा रहा है। कुछ इसमें जो चुनौतियाँ हैं उसके लिए यहाँ पे सुझाव भी बताए जा रहे हैं। तो जैसे देखो यहाँ पे कहा गया कि भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक विकास की दिशा में यह महत्वपूर्ण रहा है, जिसे आप देखो निम्न बिंदुओं में देख सकते हो ये कैसे इंपॉर्टेंट रहा है। देखो ये कह रहा है जो आपकी सहकारी संस्थाएं हैं इनके प्रयास से ग्रामीण विकास के द्वारा ग्रामीणों के जीवन स्तर में हमको सुधार देखने को मिला है। जैसे यहाँ पे देखो कृषि आय बीमा योजना, दीर्घकालीन आवास नीति आदि की भूमिका इस दिशा में सराहनीय है, यानी ग्रामीण विकास में काफ़ी जो कि महत्वपूर्ण रहा है। फिर वो कार्य जो जनजातीय समुदाय है उनके विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। भारतीय जनजातीय विपणन विकास परिसंघ यानी ट्राइफेड को इस दिशा में किया जा रहा प्रयास महत्वपूर्ण है। यानी ट्राइफेड क्या कर रहा है, वो जो जनजातीय लोग हैं उनके द्वारा जो जंगल से प्रोडक्ट एकत्रित किए जाते हैं उनको इकट्ठा करता है, उनको एक मार्केट दिलाने की कोशिश करता है, ताकि इनका जो उत्पादन है वो जो कि अच्छे दाम पर इनको मिल सके। फिर देखो इससे देखो कहा कि महिलाओं की परिस्थिति में काफ़ी सुधार हमको देखने को मिला है। उनमें आत्मनिर्भरता, जागरूकता और निर्णय लेने की क्षमता आदि का विकास हुआ है। आनंद देखो एक एग्जाम्पल बताया जा रहा है, जैसे आनंद में सेवा के सहयोग से 6000 महिलाएं डेयरी सहकारी संगठनों में की स्थापना की हैं और इसके परिणाम से वहाँ की महिलाओं की परिस्थिति में काफ़ी सुधार आया। तो आप भी कुछ ऐसे 1-2 एग्जाम्पल भी सहकारी समितियों के लिखे। जैसे एक सहकारी समिति आनंद बताई जा रही है जो महिलाओं के उन्नयन में काफ़ी जो कि महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ पर देखो 6000 लगभग महिलाएं जो कि काम कर रही थी। फिर यहाँ पे देखो कहा जा रहा है कि ग्रामीण समुदाय में देखो जो निम्न जाति पिछड़ी जाति रही, भूमिहीन जो थे, उनके जीवन स्तर में भी इसने सकारात्मक दिशा में जो कि काम किया है। इसने जो कि लोगों में जागरूकता में वृद्धि की है और लोगों जो ग्रामीण लोग हैं उनमें नेतृत्व क्षमता का विकास किया है। साथ ही जिससे देखो वर्ग स्थिरीकरण, जिससे देखो ये जो जातीय स्थिरीकरण था वो वर्ग स्थिरीकरण के रूप में, बदलाव के रूप में हमको महत्वपूर्ण दिशा में इसका परिणाम दिख रहा है। फिर देखो कहा जा रहा है जो आपका सहकारी समितियाँ हैं
सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली जातिगत, वर्गगत और धार्मिक भेदभाव की धारणा को कमजोर करके समतामूलक समाज की दिशा में परिवर्तन हेतु महत्वपूर्ण रही है। यानी यहाँ पे देखो सहकारी समिति में बोला गया नहीं, सबके लिए ओपन है, कोई भी आ सकता है, कोई भी कुछ भी बोल, मतलब कोई भी जो कि किसी को भी बोलने का राइट है, किसी को भी अपनी बात रखने का राइट है। तो एक तरह से देखो जो जातिगत, वर्गगत और जो धार्मिक भेदभाव है उसको जो कि दूर करके समतामूलक समाज की स्थापना की दिशा में ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। अब देखो कुछ सहकारी समिति का जैसे बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के चीनी उत्पादन और आणंद के दुग्ध उत्पादन के कार्यप्रणालियों के अनुभव से इस तथ्य की भी पुष्टि की जा रही है कि यहाँ पे बिना भेदभाव के एक समतामूलक समाज की स्थापना की जा रही है। यानी कि जो आपका महाराष्ट्र का चीनी उत्पादन उद्योग रहा होगा या सहकारी संस्थाएं रही होंगी या फिर आणंद जो दुग्ध संस्थाएं सहकारी संस्थाएं रही, यहाँ पे विभिन्न धर्म जाति के लोग आकर जो कि एक साथ काम करते हैं और काफ़ी खुशहाल जीवन जो कि अपना व्यतीत कर रहे हैं। फिर देखो बोला जाएगा जो आपके सहकारी समितियाँ रही हैं इनकी कार्यप्रणाली से देखो लोकतांत्रिक का विकास हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो सबके वोट का जो कि वैल्यू किया जा रहा है, सबके वोट को समान राइट दिया गया है और सबको बोलने का अधिकार दिया जा रहा है और सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। तो इस तरह से देखो जो आपका लोकतंत्र है ये सब लोकतंत्र की ही बात है। तो डेमोक्रेसी को डेवलप कर रहा है ग्रामीण स्तर पर। फिर देखो ये बोला यहाँ पर बोला जा रहा है इसके क्या और पॉजिटिव साइड है कि देश के उर्वरक उत्पादन, चीनी उत्पादन, दूध उत्पादन आदि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देकर यह आर्थिक विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण है। यानी सहकारी संस्थाओं को देखोगे आज चीनी उत्पादन में, दुग्ध उत्पादन में और जो फर्टिलाइजर प्रोड्यूसिंग है उसमें जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण इसका योगदान रहा है आज देश में, जिसके कारण जो हमारी जो आर्थिक विकास है उसमें भी अपनी जो कि दशा और दिशा जो कि निर्धारित कर रही है। जैसे यहाँ पे देखो कहा जाए कि भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी जो समिति है वह आज एशिया की सबसे बड़ी सहकारी समिति है। देश के उर्वरक उत्पादन में लगभग इनका 40% तक का योगदान है। देश के चीनी उत्पादन में सहकारी समितियों का योगदान लगभग 58% है। महाराष्ट्र में क्रियाशील 32 सहकारी चीनी मिलों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। यानी कि चीनी मिल उत्पादन में आपका देख लो या दुग्ध उत्पादन में और उर्वरक उत्पादन में ये जो सहकारी समितियाँ हैं काफ़ी जो कि इन्होंने अच्छा जो कि काम किया है। जैसे आपको यहाँ पे देखो बोला जा रहा है कि जो गुजरात के आणंद नामक स्थान पर जो अमूल नाम के उत्पाद हैं वो आज नेस्ले और ग्लेस्को जैसी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया। यानी इनका प्रोडक्शन काफ़ी तेज हो गया है। अमूल आज देखो एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है, यानी कि विश्व भर में इसके जो मिल्क है, डेयरी है, ये चलता है। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने काम किया है। फिर देखो बोला जा रहा है कि उपयुक्त अब देखो यहाँ पे कुछ इसकी समस्याएं भी रही हैं जिसके कारण ये जो कि देखो अपने अपेक्षित जितना हमको उम्मीद था कि ये इस स्तर पर इतना अच्छा काम करेगा उतना अच्छा काम नहीं कर सका। जो इसके सामने जो कि बाधक रूप में उत्पन्न हुई है इसके काम को, इसके जो सफलता को रोका है। देखो क्या क्या चुनौतियाँ नहीं, जैसे यहाँ पर मुख्यतः बोला जाए कि जो बड़े भूस्वामी, धनी एवं प्रभावी लोग हैं वो मुख्यतः इसका लाभ ले लेते थे और जो निर्धन लोग थे इस समिति में उनको उतना लाभ नहीं मिलता था। फिर साथ ही देखो कहा जाए दूध आदि कुछ क्षेत्रों में इसको विशेष सफलता मिली है, सेवा क्षेत्रों में आंशिक सफलता मिली है, जबकि कृषि क्षेत्र में पूरी तरह से असफल रहा है। यानी कि केवल एक ही 2 क्षेत्र में काफ़ी सफल रहा है, बाकी अन्य क्षेत्रों में इसकी सफलता काफ़ी कम रही है। फिर देखो यहाँ पे डेनियल थार्नर जो कि भारत की स्टडी करते हैं सहकारी समितियों की, तो उस आधार पर डेनियल थार्नर जो कि बताते हैं कि भारत के विभिन्न प्रांतों में की सहकारी समितियों के परिणाम का अध्ययन किया और मूल्यांकन करते हैं और निष्कर्ष देते हैं डेनियल थार्नर की जो आपका यहाँ पे ये बोलते हैं डेनियल थार्नर, सहकारी समितियों से निर्धनों, छोटे काश्तकारों एवं जरूरतमंद ग्रामीणों को लाभ नहीं होकर बड़े भूस्वामी एवं क्षेत्रीय स्तर पर धनी एवं प्रभावी लोगों को ही लाभ मिला है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला इसके चुनौती में, सहकारी समितियों में कृषि कार्य मजदूरों से करवाया जाता है और समितियों के सदस्य स्वयं कार्य नहीं करते। यानी जो एग्रीकल्चर यानी जो मजदूरी का काम होता था वो मजदूरों को बुलाकर किया जाता था और जो स्वयं सरकारी समिति में जो सदस्य होते थे वो स्वयं काम नहीं करते थे। फिर देखो और क्या चुनौतियाँ हैं, सरकारी समितियों के सदस्य अच्छे भवनों में रहते हैं तथा उनके घरों पर नौकर चाकर कार्य करते थे। यानी ये एक तरह से आपका कह लो विलासिता वाली जीवन जीते थे, यानी अच्छे ढंग से जीवन यापन करना चाहते थे, जिसलिए ये काम वाम पे उतना ध्यान नहीं देते थे और यानी लाभ का अधिकतर हिस्सा जो कि अपने ही पास रख लेते थे। फिर देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रारंभ में साधन संपन्न लोग ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों की स्थापना का विरोध करते हैं, परंतु स्थापना होने के बाद वे स्वयं सदस्य बनकर अपने हितों की पूर्ति एवं ग्रामीणों का शोषण करते हैं। तो यानी ग्रामीणों का शोषण भी इस सहकारी समिति से भी देखा गया है, तो ये भी एक इसका चिंतनीय विषय रहा है। फिर देखो कहा जा रहा है कृषि समितियों में पूर्व की तरह ही भूस्वामियों एवं श्रमिक कृषकों जैसे संबंध पाए गए। जैसे पहले होता था कैपिटलिज्म में मार्क्स बताते थे शोषणकारी वाली समस्या की, एक तरफ जो कि मालिक है एक तरफ नौकर है और ये जो कि इसका शोषण कर रहा है। यानी यहाँ पे जो आपका सहकारी समितियाँ हैं यहाँ पे जितने निम्न वर्ग के लोग हैं और जो थोड़े से उच्च वर्ग के लोग शामिल हुए हैं वो जो कि क्या करते हैं निम्न वर्ग से अधिक काम लेते हैं और अपने कम काम करते हैं और जो लाभ का वितरण होता है वो अपने पास ज़्यादा रखते हैं और नीचे लोगों को कम देते हैं। तो इससे भी देखो यहाँ पर जो कि शोषणकारी व्यवस्था भी देखने को मिल रही है। फिर देखो यहाँ पर कहा जाए जो आपका सहकारी समितियों में
में प्रमुख स्थानों का क्रम पहले की तरह संपन्नता के आधार पर बड़े भूस्वामी, यानी जो प्रमुख स्थान है जहाँ पे निर्णय लिया जाता है वहाँ पे देखो बड़े भूस्वामी, जमींदार, साहूकार, व्यापारी आदि लोग ही महत्वपूर्ण, मतलब जो बड़े लोग हैं, आर्थिक स्थिति से संपन्न लोग हैं, वो लोग ही स्थित हैं। फिर देखो बोला जाए कि अधिकतर लोग सहकारी का अर्थ सरकारी ही मान लेते हैं, मतलब जो सरकारी समितियां हैं इसको लोग समझते हैं कि गवर्नमेंट की एक तरह से एजेंसी है, गवर्नमेंट द्वारा इसका संचालन किया जाता है। तो ये भी एक समस्या रही है, ताकि जिससे क्या होगा कि जो ग्रामीण लोग हैं वो इससे अच्छे से नहीं जुड़ पाए हैं, उनकी सहभागिता इससे अच्छे से नहीं मिल पाई है। फिर देखो कहा जा रहा है कि ग्रामीणों द्वारा सदस्यता प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य सरलता से ऋण प्राप्त करना तक ही सीमित रहेगा, कि अगर हम इसका सदस्य बन जाएंगे तो हमको आसानी से ऋण मिल जाएगा, पर इसके योगदान संबंधी इन्होंने कार्य करना बंद कर दिया या उसमें योगदान देना अपना छोड़ दिया। फिर देखो जैसे बोला जा रहा है यहाँ पे सहकारी समितियों में राजनीतिक शक्ति का प्रभुत्व होता है। राजनीतिक नेता समितियों के उच्च पदों को प्राप्त करके अपने अधिकारों का प्रयोग राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने और बनाए रखने में करते हैं। देखो अपने इनका राजनीतिक शक्ति कैसे बढ़ेगा, जो इतनी सहकारी समितियों में इतने हजारों लोग जो कि शामिल होते हैं, सैकड़ों हजारों लोग, ये एक तरह से क्या करते हैं, अगर कोई राजनेता इसमें शामिल होता है, किसी उच्च पद पर होता है, तो उसके लिए एक तरह से वोट बैंक का काम करता है। तो इससे जो कि क्या करते हैं राजनेता, जो कि अपनी इससे शक्ति भी प्राप्त करते हैं, यानी एक तरह से इसका राजनीतिकरण भी इसके जो कि विकास में बाधक रहा है। फिर देखो कहा जा रहा है थानर के उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत में सहकारिता आंदोलन निश्चित तौर पर अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर सका है। अब देखो इसके असफलता के कुछ कारण बताए जा रहे हैं कि सहकारी समिति के असफलता क्या क्या कारण था। वही कि बड़े बड़े पोस्ट पे जो कि भूस्वामी, जमींदार, साहूकार, व्यापारी का ही आधिपत्य और प्रभुत्व रहा है। फिर उसका नेक्स्ट पॉइंट बोला जा रहा है कि ग्रामीण आज भी इसे जो कि सरकारी कार्यक्रम मानते हैं। इस कार्यक्रम के विकास और विस्तार में जनसाधारण का सहयोग का अभाव है, यानी जो जनता है उनका जो कि इसमें सहयोग पूर्ण रूप से नहीं मिल पाया है। फिर देखो और क्या कारण बताया जा रहा है इसकी असफलता के। सरकारी समितियों को न तो आवश्यकता अनुसार धन एवं अन्य साधन उपलब्ध होते हैं, न ही सरकार का इन समितियों पर उपयुक्त नियंत्रण है, यानी सरकार का इन समितियों पर काफ़ी खास कोई नियंत्रण नहीं है, और इनको जो कि जब समय पर धन की जरूरत होती है तो धन वगैरह उतना इनको जितनी ज़रूरत होती है उतना उपलब्ध नहीं होता है। तो इस वजह से भी इसके विकास में जो कि बाधक बनता है। साथ ही देखो कहा जा रहा है कि सरकारी विलंब एवं लाल फीताशाही के कारण सहकारी समितियां सरकार से समय पर धन एवं अन्य सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पाती है, यानी जो आपका रेट टेपिज्म में वो यहाँ पे भी देखने को मिला है। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक अशिक्षा एवं जागरूकता के अभाव के कारण भी वो इसका जो कि सदुपयोग नहीं कर पाते, इसके नियम कानून से परिचित नहीं होते हैं, इसलिए इस वजह जो प्रभुत्वशाली वर्ग होते हैं वो जो कि अपना आधिपत्य इस पर बनाए रखते हैं। फिर देखो कहा जाए कि सहकारी संस्थाओं के सदस्यों की निष्क्रियता एवं प्रबंधन में उनकी सक्रिय सहभागिता के अभाव के साथ साथ समुचित प्रबंध एवं प्रबंध तंत्र का अभाव, यानी कहने का मतलब जो सरकारी संस्थाएं उसमें प्रबंधन का जो कि अभाव है काफ़ी ज़्यादा, जो कि इस पर जो कि लोग जो कि काफ़ी एक्टिव नहीं, उदासीन है, इस वजह से ये संस्थाएं जो कि काफ़ी सफल नहीं हो पा रही हैं। फिर देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सरकारी संस्थाओं के समक्ष जो कि उधारी वसूली की समस्या निरंतर बनी होती है, जिसको लोन दे दिया जाता है उससे जो कि उधारी वसूली नहीं हो पाती है, तो ये भी एक इसकी प्रमुख समस्या रही है। साथ ही कहा जाए कि डेनियल थानर के अनुसार सरकारी समितियों का राजनीतिकरण भी इसकी असफलता का एक प्रमुख कारण था। तो यहाँ पर हमने देखा काफ़ी डिटेल से कि सरकारी समितियों ने किस तरह से जो कि ग्रामीण विकास में योगदान दिया, उनके समक्ष जो कि क्या चुनौतियाँ रही हैं, उनका मूल्यांकन हमने देखा, और चुनौतियों को यहाँ पे डेनियल थानर की स्टडी के आधार पर विभिन्न पॉइंट में हमने यहाँ पर देखा। फिर देखो यहाँ पे कंक्लूजन की बात किया जा रहा है कि यहाँ पर देखो कहा जा रहा है आपका, अब इसके लिए सुझाव दिया जा रहा है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सरकारी समितियों को अपेक्षित सफलता नहीं मिलना कई कारकों का परिणाम, कोई एक दो कारक इसके लिए जिम्मेदार नहीं है बल्कि कई कारक इसके लिए जिम्मेदार है। तो कहा जा रहा है कि जिसको दूर किए बिना हम जो कि सहकारिता आंदोलन को पूर्णतः सफल नहीं बना सकते, यानी जो भी एक कारक रहे हैं, जो भी फैक्टर हैं जो इसकी सफलता में बाधक है, उनको हमको दूर करना पड़ेगा। थानर ने ग्रामीण भारत में सहकारी समितियों की सफलता के लिए निम्न सुझाव दिए हैं। देखो क्या सुझाव दिया है इन्होंने कहा कि सरकारी समितियों में गाँव के मुखिया, बड़े भूस्वामी, साहूकार एवं व्यापारियों के प्रभुत्व को कम किया जाना चाहिए, यानी कि सबके पार्टिसिपेशन पर फोकस करना चाहिए, सबका सहयोग को देखना चाहिए। किसी का ऐसा ना हो कि किसी का आधिपत्य हो जाए जिससे जो इसमें निम्न तबका जुड़ा है उसका शोषण हो, तो इससे हमको बचना चाहिए। साथ ही बोला जाए कि सरकार को सामान्य ग्रामीणों के लिए एक साधन या सहयोगी मात्र के रूप में कार्य करना चाहिए, न कि एक अधिकारी के रूप में, यानी जो सरकार है वो केवल ऊपर से देखरेख करती रहे, ज़्यादा हस्तक्षेप ना करे, और वो एक सहयोगी के रूप में इस समितियों को प्रोग्रेस में सहायता करे। साथ ही थानर के उपरोक्त सुझावों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी समितियों की सफलता के लिए शिक्षा का प्रसार चाहिए और सरकार द्वारा समितियों को समय समय पर साधन एवं धन उपलब्ध करवाना चाहिए। देखो ये दोनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर शिक्षा होगा तभी जागरूकता होगा, और जागरूकता होगा तभी जो कि सभी तक जो स्कीम है या योजनाएं चल रही है उसका जो कि काफ़ी जो कि लाभ सब तक पहुंच पाएगा।
फिर देखो बोला जाए कि सरकार की जो कि अपेक्षित थोड़ी बहुत तो नियंत्रण इस पर होनी चाहिए। फिर देखो कहा जाए ग्रामीणों में यह भावना पैदा करना चाहिए कि यह सरकारी आंदोलन उनका है, उनके लिए है और उनके द्वारा ही चलाया जाना चाहिए। मतलब इसमें कोई किसी प्रभुत्व वर्ग का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ना ही सरकार का काफ़ी ज़्यादा नियंत्रण होना चाहिए। तभी जो कि ये जो आपका सरकारी संस्था है ये काफ़ी जो कि अपने सफलता की कहानी लिख सकेंगी। अब अगला हमारा टॉपिक है गरीबी उन्मूलन योजनाएँ।